स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है, जो फोर्थ लेक्चर जो हमारा है वो है ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। क्योंकि ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है तो इस वजह से हम आज इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन हम इसको ज़्यादा इजी बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। सो फॉर डिमांड इज कंसर्न, डिमांड, अगर हम वो डिमांड देखें, डिमांड की अगर मैं बात करता हूं तो डिमांड होती क्या है। एज्यूम कीजिए कि आप एक कंज्यूमर हैं और आपके पास पैसे हैं और आपके आपके सबसे पहले एक चीज होती है कि हर किसी इंसान के अंदर एक डिजायर होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके अंदर एक डिजायर, अगर या मेरे अंदर एक डिजायर है कि फॉर एग्जांपल आई वांट टू बाय अ कार, मैं ये चाहता हूं, मेरी ये डिजायर है कि मेरे पास एक कार हो। तो दिस इज सिंपली डिजायर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन डिजायर एंड डिमांड। डिजायर इज सिंपली दैट आई जस्ट वांट टू हैव आई जस्ट वांट टू परचेज अ कार, दैट इज सिंपली डिजायर। बट ये तब तक डिमांड नहीं बन पाती है जब तक हम इस कार का जो पैसा है, इसका प्राइस है, हम वी विल नॉट बी एबल टू पे। व्हेन देयर इज एबिलिटी टू पे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे। डिजायर एक कि आपके पास कार हो, दूसरा और आपके अंदर एक एबिलिटी हो कि आप इस कार को परचेज कर सके, दैट इज डिजायर प्लस एबिलिटी। एंड थर्ड थिंग जो भी बहुत ही जरूरी है, दैट इज रेडीनेस टू परचेज। तो ये तीनों जरूरी हैं इस डिमांड को समझने के लिए, और यही डिमांड कहलाता भी है कि सबसे पहले एक इंसान के अंदर एक डिजायर होनी चाहिए टू बाय समथिंग, और उसके बाद उस चीज को खरीदने के लिए उसके पास उतना पैसा होना चाहिए, यानी कि एबिलिटी टू पे होनी चाहिए। और अगर कभी कभार इंसान यहां पे कंफ्यूज हो जाता है कि अगर मेरे अंदर डिजायर भी है कि मैं कोई चीज खरीदूं, या मेरे अंदर चीज है कि मेरे अंदर ये डिजायर है कि मेरे पास कोई चीज हो, और दूसरा कि मेरे पास उस चीज को पे करने के लिए एबिलिटी भी हो। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इंसान ये चाहता है कि मेरे पास ये डिजायर भी है, एबिलिटी भी है, लेकिन मैं ये कार जो मैं परचेज करना चाहता हूं, आई विल परचेज इट फॉर एग्जांपल आफ्टर 1 मंथ। हालांकि आपके पास डिजायर भी है, एबिलिटी टू पे है, लेकिन जब तक आप रेडीनेस टू परचेज जो है कि मैं आज ही इसको परचेज करना चाहता हूं, तो ये तीनों जब मिलते हैं तो ये कहलाता है कि वो होती है डिमांड। डिमांड सिंपली मींस डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड रेडीनेस टू परचेज, दैट इज डिमांड। तो डिमांड को समझने के लिए और इस डिमांड को थोड़ा सा आगे अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो अगर मैं ये बताऊं कि मिसाल के तौर पर अब एक कंज्यूमर जो होता है वो बहुत सारी कमोडिटीज को परचेज करता है, और एट वेरियस प्राइसेस ही ट्राइज टू परचेज द कमोडिटीज एट वेरियस प्राइसेस। अब ये देखना है, मिसाल के तौर पर जब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्वांटिटी या जो एक्स कमोडिटी है, एक्स कमोडिटी को हमने परचेज करना है कि फॉर एग्जांपल व्हेन द प्राइस ऑफ दिस कमोडिटी एक्स इज फॉर एग्जांपल 100 रुपीज। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस ऑफ एक्स, हम एक्स कमोडिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर जब इसका प्राइस ऑफ एक्स इज 100, तो हम क्वांटिटी डिमांड जो कर रहे थे, क्वांटिटी डिमांड फॉर एक्स, फॉर एग्जांपल 5 यूनिट्स इसके परचेज कर रहा था एट प्राइस 100। तो जब इसका प्राइस बढ़ गया फ्रॉम 100 टू 200, अब इसका प्राइस बढ़ गया, तो इस प्राइस बढ़ने की वजह से मेरी इस क्वांटिटी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। और ऑब्वियसली एज ए रैशनल कंज्यूमर, और कोई भी कंज्यूमर हो, चाहे रिच हो या पुअर हो, बाद में हम वो लिमिटेशन इसे एक्सक्लूड करेंगे, लेकिन एज ए रैशनल कंज्यूमर अगर मैं आपको ये कहता हूं कि किसी भी चीज का जब प्राइस बढ़ जाता है, ऑब्वियसली वो चाहता है वो उस कमोडिटी की जो क्वांटिटी है वो कम, डिमांड जो है वो कम कर देता है। तो फॉर एग्जांपल अब ये मिसाल के तौर पर 4 कमोडिटीज इसकी डिमांड करता है, और अगर ये प्राइस फॉर एग्जांपल फर्दर बढ़ रहा है फ्रॉम 200 टू 300, फॉर एग्जांपल हिज क्वांटिटी डिमांड जो है डिक्रीज होती है फ्रॉम 4 टू 3। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज का प्राइस जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है किसी भी कमोडिटी की डिमांड के लिए। लेकिन एक्चुअली मुझे यहां पे और एक चीज आपको दूसरी चीज बतानी है,
और खासकर बच्चे जहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिसाल के तौर पर कि मैंने इस प्राइस पे, इस पर्टिकुलर प्राइस पे फॉर एग्जांपल दैट इज फॉर एग्जांपल 100 प्राइस पे मैंने कितनी क्वांटिटी और कितनी यूनिट्स इस कमोडिटी एक्स के परचेज किए, दैट मींस एट पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर क्वांटिटी। पर्टिकुलर प्राइस पे मैंने पर्टिकुलर क्वांटिटी कितनी परचेज की, दैट इज सिंपली क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड सिंपली मीन्स कि हम किसी पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर कितनी क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं। और अगर मैं सभी को इनटू कंसीडरेशन ले लूं दैट ओवर ए रेंज ऑफ प्राइसेस की प्राइस जब 100 से 200, 200 300, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कितनी चेंजेस आई। मिसाल के तौर पर हमने 100 पे 5, 200 पे 4, 300 पे 3। तो जब हम ये कहते हैं ओवर द पॉसिबल प्राइसेस पे हमने पॉसिबल क्वांटिटीज कितनी डिमांड की, तो दैट इज सिंपली डिमांड। तो ये फर्क है डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। ये चीजें यहां पे आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब हम डिमांड पढ़ते हैं तो इसमें दो कंसेप्ट्स हैं, एक है क्वांटिटी डिमांडेड, एक होता है डिमांड। तो डिमांड इज सिंपली ओवर ए रेंज ऑफ प्राइसेस आप कितना डिमांड कर रहे हैं, और पर्टिकुलर प्राइस पे आप कितना डिमांड कर रहे हैं, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। और इसी के साथ और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड, जो कि जब हम चूंकि हमने स्टार्ट किया है ये जो अभी हम डिमांड स्टार्ट कर रहे हैं कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, ये सब कुछ इसी से रिलेटेड है कि वो डिमांड क्या कर रहा है, वो कितना कंज्यूम कर रहा है, किस प्राइस पे वो परचेज कर रहा है, कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं इस डिमांड की, कौन कौन सी चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं उसकी डिमांड। वो हम लेटर ऑन सभी उन टॉपिक्स में जो है इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इजी टॉपिक भी है, लॉ ऑफ डिमांड। अब चूंकि ये लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड चूंकि जब मैं कोई किसी भी क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की, फॉर एग्जांपल मैं एक्स कमोडिटी की बात करूं, इसकी जो है एक्स कमोडिटी की डिमांड किस पे डिपेंड करती है, इस कमोडिटी की डिमांड किस पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल दिस इज द फंक्शन ऑफ, मैं बाद में डिमांड फंक्शन बताऊं, लेकिन यहां पे मुझे थोड़ा सा समझाने के लिए मैं डिमांड फंक्शन का यूज करूं। मिसाल के तौर पर प्राइस ऑफ एक्स है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं 3 ही लेता हूं। तो जितने भी ये फैक्टर्स हैं इस डिमांड पे इफेक्ट करते हैं, क्योंकि इनकम भी इफेक्ट करता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी इफेक्ट करता है, ओन प्राइस भी इफेक्ट करता है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड जो है ये एक्चुअली रिलेशन दिखाता है दिस प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और बाकी जो फैक्टर्स हैं जो कि इस पे इफेक्ट करते भी हैं, इनको हम करते हैं ये कांस्टेंट है, चाहे वो इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, फैशन है, कस्टम है, टेस्ट्स हैं या पॉपुलेशन है, जितने भी वो फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं इस डिमांड को, वो हम कांस्टेंट रखते हैं। यहां पे हम वो कांस्टेंट रखते हैं एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स कौन से हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताए, अदर थिंग्स दैट इज इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट, प्रेफरेंस एटसेट्रा, जो भी बाकी जो इस डिमांड को इफेक्ट करते हैं, मैं सबको हम जब सबको कांस्टेंट रखते हैं एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स। तो इसलिए मैंने अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट पहले ही कहा। तो जब ये अदर थिंग्स कांस्टेंट मैंने बोला, इसको हम कहते हैं सेटिरस पेरिबस। सेटिरस पेरिबस, सेटिरस पेरिबस का मतलब ही होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट when price of commodity increases. For example, when price of X increases, quantity demanded for X decreases. Or when price of commodity decreases, when price of X decreases, quantity demanded for X इंक्रीजेस। तो यहां भी मैं क्या देख रहा हूं, यहां पे हमें क्या समझ में आता है कि जब हम ये बाकी सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट मैंने रखा और मैंने इन दोनों की रिलेशन देखनी चाहिए, तो इसको हम पार्शियल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, क्योंकि हम बाकी को कांस्टेंट रखते हैं।
तो बाकी सबको मैंने कांस्टेंट रखा और मैंने रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश की कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में क्या रिलेशन है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि मैं जो अगर मैं इसको नटशेल में बताऊं कि बाकी जब मैंने कांस्टेंट रखे कि जब प्राइस इंक्रीज हुआ इससे क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हुई, और जब प्राइस डिक्रीज हुआ तो उससे जो क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई। सो दैट मीन्स two variables are going in opposite direction. Two variables, one is increasing, another is decreasing. One is decreasing, another one is increasing. So when the variables are going in opposite direction, we say that there is inverse relationship between the variables. So we can say that law of demand simply states that there is inverse relationship between price and quantity demanded. तो ये बात है व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड आपको समझ में आया होगा कि यहां पे हम जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं, उन सबको कांस्टेंट रख के जब मैंने रिलेशनशिप फाइंड आउट की बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, तो यहां पे हमें समझ में आया कि दोनों के बीच में जो है इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर मैं इसी लॉ ऑफ डिमांड को मिसाल के तौर पर अगर मैं ऐसा कहता हूं कि यहां पे इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में इसका करूं, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। हम टेबल थोड़ा सा यूज करेंगे ताकि ये लॉ ऑफ डिमांड आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। तो मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया कि प्राइस ऑफ कमोडिटी इज एट 100 रुपीज, तो हमने उसका जो क्वांटिटी डिमांड देखी वो 5 है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल जब ये 200 हुआ तो ये डिक्रीज हुआ 4, जैसे कि यहां पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है। तो इसी तरीके से मिसाल के तौर पर जब 400 इंक्रीज प्राइस हुआ तो हमने क्वांटिटी डिमांड 2 रखी या डिक्रीज हुई अप टू, और जब ये 500 हुआ तो हमने क्वांटिटी डिमांड 1 हमने देखी कि क्वांटिटी डिमांड हमारी डिक्रीज हुई अप टू 1। तो what is this tabular representation? It simply shows what ये क्या शो करता है कि ओवर ए रेंज ऑफ प्राइसेस, जब प्राइस इंक्रीज होता है या प्राइस चेंज होता है, हमारी क्वांटिटी डिमांड कैसे चेंज होती है। दैट इज सिंपली जिसको हम कहते हैं डिमांड स्केड्यूल। वो जो दिखाता है कि जब हमारा प्राइस चेंज होता है, अगर मिसाल के तौर पर ये प्राइस डिक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी डिक्रीज हो रही है और कैसे डिक्रीज हो रही है। और जो हम इसको जब अगर हम इसका यही टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करें, इसी को कहते हैं डिमांड स्केड्यूल। और अगर मैं इसी टेबल को थोड़ा सा हम देखेंगे कि इसकी कर्व कैसी बन जाती है, और हम वर्टिकल एक्सिस पे क्या करते हैं, यहां से हम प्राइस ले लेंगे और यहां से हम क्वांटिटी डिमांड ले लेंगे। 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 100 200 300 400 and 500। तो हम क्या देखते हैं कि when price is 100 हम कितना डिमांड कर रहे हैं, 5। तो हमने 5 डिमांड कर दिया। फॉर एग्जांपल 100 पे हम 5 डिमांड कर रहे हैं, और 200 पे हम 4 डिमांड कर रहे हैं, 200 पे हम 4 डिमांड कर रहे हैं, और 300 पे हम 3 डिमांड कर रहे हैं, 400 पे हम 2 डिमांड कर रहे हैं, और 500 पे हम 1 डिमांड कर रहे हैं। एंड व्हेन आई एम जॉइनिंग दीज पॉइंट्स आई गेट ए कर्व दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो जिसको ये कहलाता है डिमांड कर्व। सो डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व इज नथिंग बट इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डिमांड स्केड्यूल। ओके, तो यहां पे आपको समझ में आ गया कि दैट when we joined these points which we got after for example जब हमने ये प्लॉट किया ग्राफ पे, then we got a curve that is demand curve। तो डिमांड कर्व को हमने देखा that it is downward sloping demand curve which is going from left to right। तो ये डिमांड कर्व जो है, अब इस पे हमें ये समझना है that why this demand curve slope downwards, एक चीज। दूसरी चीज कि इस डिमांड के डिटर्मिनेंट्स कितने हैं और क्या क्या हैं, और वो इसको कैसे इफेक्ट करते हैं, वो आपको समझने के लिए मेरा जो है आने वाला लेक्चर में मैं वो सभी चीजें आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहां पे आप ये समझिए कि दैट हमने आज ये समझा कि व्हाट डिमांड इज, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, और जो डिमांड स्केड्यूल है, और डिमांड कर्व।
थोड़ा सा हम इनको जल्द से आपको मैं बताता चलूं कि डिमांड इज सिंपली जब हमारे पास डिजायर होती है, उसके बाद एबिलिटी टू पे होती है और रेडीनेस टू परचेज है, दैट इज डिमांड। और उसके बाद हमने जो है लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा। लॉ ऑफ डिमांड में मैंने आपको थोड़ा सा डिमांड के डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताया। तो डिमांड के डिटर्मिनेंट्स में हमने सभी डिटर्मिनेंट्स को कॉन्स्टेंट रखे विदाउट प्राइस, और हमने ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। और हमने ये देखा कि दैट देयर इज निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और जिसको हमने जब हमने उसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन किया तो हमें एक टेबुलर के थ्रू हमने उसको समझने की कोशिश की, एंड विच इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। और उसी डिमांड शेड्यूल को जब मैंने प्लॉट किया ग्राफ पे, एंड वी गॉट अ कर्व दैट इज नोन एज डिमांड कर्व। तो आगे वाले जो लेक्चर्स होंगे उनमें मैं ये कोशिश करूंगा कि दैट दिस व्हाई दिस डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स और इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। तो उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।